हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैं पवन कुमार, आपके यूट्यूब चैनल जीनियस जॉन पे आपका स्वागत है। तो हम लोग अभी तक जितना भी लेक्चर देख चुके हैं आप लोग को सभी समझ में आ रहा होगा और ये मेरा आशा है। अब पता नहीं हकीकत क्या है, ये तो अब आप ही लोग बता सकते हैं कमेंट करके। तो मैंने जितना भी लेक्चर आप लोगों को दिया है वो सभी को आप अच्छी तरीक़ों से पढ़िएगा और अच्छी तरीक़े से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स है जो हमारे एग्ज़ाम रिविजन्स के समय एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए हम पहले से चीज़ों को करके क्यों ना रखें, ये हमारी थोड़ा अलग तरीके का किस्म है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, जितना भी वीडियो है सबको एक साथ देखकर कॉपी में नोट्स बना रहे होंगे, सभी से मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। और आज का जो लेक्चर है कुछ केमिस्ट्री जो हमारा जो 4th चैप्टर हमारा केमिकल काइनेटिक्स था उससे थोड़ा सा हटके है। और ये जो है ये बेसिकली ये सभी क्लासेस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, दैट इज़ फॉर 11th एंड 12th दोनों के लिए ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इसको आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत सारी रहस्या छिपी हुई है, या रहस्य बोल लें, क्योंकि केमिस्ट्री इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं अच्छा से जानिएगा तो आप लोग अभिक्रिया नहीं लिख सकते हैं। तो हम आज आपको सिखाने जा रहे हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप कैसे करिएगा। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि जब NaOH, आपको मैं बोर्ड पर करके दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में और किस तरह से आज पढ़ रहे हैं पवन सर के यूट्यूब चैनल पर। दोनों में बहुत डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, तो इस डिफरेंस नज़र आने वाला, तो आप इससे कुछ सीखिए। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये वीडियो को में ही लिखा हुआ है, ऊपर थंबनेल पर ही लिखा हुआ है, दैट इज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। बेसिकली केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टूडेंट को ये पढ़ाना चाहिए, जब वो जान जाए कि कौन यौगिक है कौन तत्व है, उसके बारे में जब जानकारी वो प्राप्त कर लेता है तब ये सब चीज़ पढ़ाना चाहिए, ताकि वो आसानी से रिएक्शंस करना सीख जाए कि NaOH के साथ HCl जब रिएक्शंस करता है तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा, किस तरह से जब NaOH अगर Cl2 से हैलोजन से रिएक्शंस करता है तो किस तरह का यौगिक बनाएगा, तो ये देख लेना है। ठीक है, तो उसको जानने से पहले हम आगे जिस तरह से क्लासेस में बढ़ रहे हैं, हमको रिएक्शंस नहीं करवाने आ रहा है। अगर कोई पूछ दिया कि NaOH HCl से करा तो कौन कंपाउंड बनेगा, तो वो तो बता दें, क्योंकि मैंने क्लास 10th में पढ़ा था, भाई याद है। ठीक है, तो मेमोरी पावर ठीक है तो हम वो चीज़ बता देते हैं। बट अगर NaOH के साथ N2O5 के रिएक्शंस पूछ दे तो हम वहाँ पर गड़बड़ हो जाएंगे। हम लोग यही बोलेंगे कि हमने इस तरह का अभिक्रिया नहीं देखा है। तो भाई किस तरह से हम लोग आज बताएंगे उसको आप ध्यान से देखिएगा, तब आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से रिएक्शंस करवा दीजिएगा। हमें ये उम्मीद है और उम्मीद की किरण दिखने लगेगी। ठीक है, तो हम लोग आज समय व्यर्थ ना करते हुए हम लोग पढ़ते हैं आज का वीडियो लेक्चर जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले आप कान खोलकर सुन लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है मेनली 4 टाइप्स की होती है। ये ध्यान दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो कितनी प्रकार की होती है, 4 टाइप्स। पहले मैं आपको कुछ टिप्स दे दूं और कुछ रिवीजन करवा दूं, ताकि आप लोग को थोड़ा सा लगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्लास जो 12th में जो देखते थे, 12th में नहीं, माफ़ करिएगा, 10th में जो हम लोग देखते थे उस तरह से देखते थे, जैसे कि कोई लिखा होता था कि NaOH अगर HCl से अभिक्रिया करता है तो हम लोग फटाक से बोल देते थे कि NaCl प्लस H2O बनेगा। भाई ठीक है, याद था, हमें बता दिया मैंने। लेकिन अगर वही चीज़ NaOH से अगर H2SO4 से रिएक्शंस करता था तो भी हम लोग प्रोडक्ट बना देते थे, और बनाते थे क्या, Na2SO4 प्लस H2O, क्योंकि हमें याद है, यानी कि मेरा मेमोरी बहुत तेज है, मैं बहुत तेज हूँ।
ठीक है। लेकिन अब अगर इसी तरह का रिएक्शंस अगर आपको दिखा दे कि NaOH को अगर आप N2O5 से करवा दीजिए तो आपके दिमाग का ठिकाना लग जाएगा, ठीक है। तो उस समय याद आएगा कि अरे भाई इस तरह का तो रिएक्शंस मैंने नहीं पढ़ा था, तो अब कैसे क्या करें इसमें। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आज इसी के बारे में, इसी को टेक्निक डेवलप करेंगे कि किस तरह से किसी भी रिएक्शंस को हम लोग प्रोडक्ट में मतलब प्रतिफल में कैसे चेंज करें, उसके बारे में हम लोग आज टेक्निक डेवलप करने जा रहे हैं। और मेनली वो अगर टेक्निक आप में अगर आ गई तो आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कराने में जरा सी भी देर नहीं करिएगा और जरा सा भी समय नहीं लीजिएगा, तुरंत रासायनिक अभिक्रिया तुरंत फट से करवा दीजिएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आशा कर रहे हो कि सभी को अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। तो आज हम लोग हेडिंग डाल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो मेनली ऐसे हम इसका प्रोडक्ट बना देते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है मैं वीडियो के आगे देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि NaNO3 बनता है और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। इसको इस प्रोडक्ट को कैसे आया ये आप लोग किसी ने पढ़ा होगा या किसी ने नहीं पढ़ रखा होगा, तो आप लोग ध्यान रखिए कि मैं इस वीडियो के अंत तक यहाँ पर जरूर आने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग को वो समझ में आ जाएगा कि किस तरह का रिएक्शंस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त कि रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार होते हैं वो मेनली 4 प्रकार से ही रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है। रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछता है कि कितने प्रकार की होती है तो बोलिएगा 4 प्रकार की होती है, जिसमें पहला जो होता है वो ध्यान से सुनिएगा। पहला जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट है वो आयन विनिमय अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन विनिमय अभिक्रिया। और दूसरा हमारा है जलयोजित अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारा, जलयोजित अभिक्रिया, ठीक है। तीसरा हमारा है जटिल अभिक्रिया जिसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, जैसे हम लोग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में क्लास 12 में, और 12th का ही तो हम लोग क्लासेस चला रहे हैं, तो इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जटिल अभिक्रिया अगर आपको नहीं कराने आएगा तो वहाँ पर प्रॉब्लम में आप लोग फंस सकते हैं। और चौथा हमारा होता है ऑक्सीकृत और अवकृत या ऑक्सीकरण अवकरण के आधार पर अभिक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण अवकरण के आधार पर अभिक्रिया, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया मेनली रूप से हम लोग कितने प्रकार के पढ़ लिए, 4 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। पहला हम लोग आयन विनिमय अभिक्रिया, दूसरा देखेंगे जल योजित अभिक्रिया, तीसरा हमारा जटिल अभिक्रिया, चौथा ऑक्सीकरण अवकरण के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को हम लोग में कोशिश करते हैं कि कहाँ तक हम लोग पहुँच पाते हैं। उससे पहले आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए आयन विनिमय अभिक्रिया, आयन विनिमय अभिक्रिया, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखिएगा। पहला में आप लोग हेडिंग डालिए क्या, आयन विनिमय अभिक्रिया। आयन विनिमय अभिक्रिया का मतलब कहने का यहाँ ये है कि आयन विनिमय अभिक्रिया उन यौगिकों के बीच होगी, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आयन विनिमय अभिक्रिया उन यौगिकों के बीच होगी जो यौगिक आसानी से आयन में टूट जाते हैं। अगर वो यौगिक आयन में टूट जाते हैं तो उनके बीच जो अभिक्रिया होगा वो आयन विनिमय अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को दोस्त कि आयन विनिमय अभिक्रिया में यौगिक को आयन में टूटना जरूरी है। अगर वो आयन में नहीं टूटता है तो ये आयन विनिमय अभिक्रिया वहाँ पर फेल हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों यौगिक जिससे हम लोग अभिकारक में रिएक्शंस करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, वो दोनों किस में टूटना होना चाहिए, आयन में टूटना होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग पहला, आप अभी कुछ देर पहले जो रिएक्शंस लिखे थे कि NaO, इतना ध्यान से समझिएगा इसको, NaOH प्लस HCl, यहाँ पर देखेंगे
कि NaOH को जब हम लोग तोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, NaOH को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये दो चीज में टूटता है, एक तो Na+ में और एक हमारा हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, सोडियम आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। उसी तरह से हमारा HCl है, HCl भी कितने पार्ट में टूटेगा? HCl भी हमारा टूटेगा 2 पार्ट में टूटेगा, एक तो हाइड्रोजन आयंस, एक तो हमारा कौन सा हाइड्रोजन आयंस और दूसरा क्लोराइड आयंस। दूसरा कौन सा आयंस? क्लोराइड आयंस। अब क्या करता है कि इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाता है और इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो Na अगर Cl के साथ जुटेगा तो क्या बन जाएगा भाई? NaCl प्लस H और H H2 और साथ में O। इस तरह से रिएक्शंस होती है और इस तरह की अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? आयन विनिमय अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वैसा यौगिक होना चाहिए जो आयंस में टूटना चाहिए। अगर वो मेनली रूप से आयन में ब्रेक हो रहे हैं तो इनके बीच जो अभिक्रिया होने वाली है वो कहीं ना कहीं आयन विनिमय अभिक्रिया होगी। तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा NaOH प्लस HCl, इसको NaOH को हमको तोड़ना है, 2 भाग में तोड़ दिए। एक पॉजिटिव आयंस, कोई भी यौगिक को जब आप तोड़िएगा तो नॉर्मली वो 2 आयंस देगा ही, अगर वो आयनिक कंपाउंड है तब। आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर आयनिक यौगिक है, दोनों आयनिक यौगिक है, ठीक है। क्योंकि ये आयनिक यौगिक बट ये आयनिक यौगिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये HCl है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सहसंयोजक यौगिक है, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर क्या, इसको तोड़ दिए एक Na+ में और OH- में, इसको तोड़ दिए H+ में और Cl- में, ठीक है। अब इसमें इसका पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट के साथ जुटेगा तो NaCl बन जाएगा और इसका पॉजिटिव पार्ट अगर इसका नेगेटिव पार्ट के साथ जुटेगा तो H2O बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि ये रिएक्शंस आप लोग कर लीजिए, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह का और भी रिएक्शंस होगा तो उसको भी हम लोग आसानी से कर लेंगे, ठीक है। NaH+ अगर H2SO4 है तो इसको अगर पूछेगा प्रोडक्ट तो आसानी से हम लोग इसका प्रतिफल बना सकते हैं। जैसे कि NaOH को हम लोग कितने भाग में तोड़ सकते हैं? Na+ और इसमें OH- में। उसी तरह से इसमें इसको हम लोग कितने भाग में तोड़ सकते हैं? 2 भाग में तोड़ सकते हैं। कौन कौन? 2H+ आयन और कौन देगा? सल्फेट SO4 2- आयन। ये क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही आसान चीज़ है, अगर ये आप लोग अगर समझ गए तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप आसानी से रिएक्शंस बता सकते हैं, उसका प्रतिफल की क्या प्रतिफल होने वाला है। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव पार्ट होगा तो क्या बन जाएगा? Na2SO4 बनता है और साथ में क्या बनेगा इसका इसके साथ? तो H2O बनेगा। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें, हम कोई बैलेंस वगैरह नहीं करें, बैलेंस तो आप लोग करने के लिए सीख ले गए हैं क्लास 10th में। तो हम सिर्फ मेनली मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मेन प्रतिफल के बारे में बात करेंगे, जो मेन प्रतिफल हमारा बनने वाला है। और अक्सर बोर्ड एग्जाम में है जो वो मेन प्रतिफल का ही बात करता है, ठीक है। तो जब प्रतिफल आप लोग ऑटोमेटिकली जब बना लोगे तो वहाँ पर आप लोग को बहुत आसानी से फिर समझ में आ जाएगा, फिर आप उसको बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट नहीं बनता है तो बैलेंस उस समय गड़बड़ हो सकता है, बैलेंस करने में दिक्कतें आएगी। लेकिन अगर एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया तो जब प्रोडक्ट बना लिया तो आप लोग बैलेंस आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह का जो रिएक्शंस है दैट इज बेस्ड ऑन, और ये जो रिएक्शंस घटित होगा ये आयन विनिमय अभिक्रिया, जिसको हम लोग आयन एक्सचेंज रिएक्शंस भी कहते हैं या फिर आयन एक्सचेंज मेथड by which the reactions can takes place। तो रिएक्शंस जब होगा तो इस तरह से होगा तो इसको हम लोग आयन विनिमय अभिक्रिया कहेंगे। तो आप लोग पॉइंट देकर लिखिए, हेडिंग आप लोग डाल दिए होंगे। देखिए, वैसी अभिक्रिया जिसमें दोनों यौगिक जब आयन में टूट जाते हैं तो उनके बीच होने वाली अभिक्रिया को आयन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। तो उनके बीच होने वाली अभिक्रिया को आयन विनिमय अभिक्रिया कहते हैं। आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर 2 चीज, अगर 2 प्रोडक्ट आपका बन रहा है ना तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, मतलब स्टेबल नहीं होता है, वो दूसरी चीज में चेंज हो जाता है। अनस्टेबल कहने का मतलब ये हुआ कि वो उसी चीज में फॉर्म में नहीं रहेगा। ये 2 कंपाउंड के साथ आप ध्यान रखिएगा। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, मतलब ये डायरेक्टली चेंज हो जाता है, तुरंत बना और तुरंत चेंज हो जाएगा NH3 और H2O में। उसी तरह से एक और है हमारा H2CO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। H2CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो ये डायरेक्टली चेंज हो जाएगा किसमें? ये ध्यान रखिएगा कि ये सब स्टेबल नहीं है, ये सब क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। तो H2CO3 को जब आप रखिएगा तो वो डायरेक्टली चेंज इनटू जेल एंड CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में चेंज हो जाता है। कौन? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखते हैं वो ध्यान से। तो इन दोनों को आप नोट में पॉइंट लिख लीजिए कि इन दोनों जो हमारा है कौन कौन, NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये डायरेक्टली NH3 और H2O में चेंज हो जाता है। उसी तरह से हमारा एक और कंपाउंड है कौन, H2CO3, जिसको कार्बोनिक अम्ल बोलते हैं। कार्बोनिक अम्ल भी जो होता है वो भी अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, मतलब अनस्टेबल होता है, ठीक है। स्टेबल होता तब तो नहीं चेंज होता, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्टेबल नहीं होता है, मतलब ये क्या है? अनस्टेबल, मतलब अस्थायी, ठीक है। अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, आप लोग लिख सकते हैं अनस्टेबल होता है। कौन कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल। और ये किस में चेंज हो जाएगा भाई? ये H2O और प्लस किस में चेंज हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। स्टेबल नहीं होने का मतलब ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। जैसे ही प्रोडक्ट बना, अगर ये चीज आपका कहीं पर बन रहा है कंपाउंड, तो ये डायरेक्टली NH3 और H2O में चेंज हो जाता है। अगर ये आपका बन रहा है H2CO3 बन रहा है, तो वो चेंज हो जाएगा H2O और CO2 में चेंज हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा आपको। तो थोड़ा सुकून से देखना है कि ये दोनों जो कंपाउंड है हमारा, ये अनस्टेबल है, ध्यान रखिएगा। कुछ हम लोग एग्जाम्पल करते हैं और वहां पर से आप लोग से पूछने का कोशिश करेंगे कि आप लोग को आखिर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं वो देखिएगा। NH4 प्लस NH4Cl है सर, हाँ, NH4Cl प्लस KOH, इसको से रिएक्शंस करवाना है। मतलब अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अमोनियम क्लोराइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, ये पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये टूटेगा दो भाग में, एक तो अमोनियम आयन NH4 प्लस और किसमें बोलेगा Cl माइनस में, ठीक है। Cl माइनस में टूटा, इसी तरह से ये भी टूटेगा। ये हमारा किस में टूटेगा? एक तो K प्लस में और OH माइनस में। NH4 है जो इसके साथ जुट जाएगा जाके, सभी को समझ में आ रहा है, और K है जो Cl के साथ जुटेगा। मतलब क्या बोले कि पॉजिटिव पार्ट इसका नेगेटिव पार्ट के साथ जुट जाएगा, और उस कंपाउंड का, सेकंड कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट है जो फर्स्ट वाले कंपाउंड के नेगेटिव पार्ट से जुट जाएगा। ध्यान, आपको समझ में आ रहा होगा। तो NH4OH के साथ जब जुटा तो क्या बन जाएगा? NH4OH, ठीक है, NH4OH, और साथ में क्या बनेगा? KCl बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये है ना, ये स्टेबल नहीं है। क्या बोले थे कि NH4OH स्टेबल नहीं है, मतलब अनस्टेबल। NH4 इज अनस्टेबल। अनस्टेबल कहने का मतलब ये अस्थायी है, और ये डायरेक्टली थोड़ी देर बाद किस में चेंज हो जाता है? थोड़ी देर बाद ये किस में चेंज हो जाएगा? एक तो अमोनिया में चेंज हो जाएगा और जल में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि NH4OH जो है अनस्टेबल है, और ये डायरेक्टली चेंज हो गया कुछ देर के बाद अमोनिया और जल में चेंज हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अगर इसी तरह से KOH और HNO3 का एग्जाम्पल था, KOH और HNO3 का जब रिएक्शंस कराएं, तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एक तो K प्लस में चेंज हो जाएगा और ये OH में आयन देगा, और ये H प्लस देगा और क्या देगा? NO3 माइनस आयन देगा। ये क्लियर है सभी को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ बड़ी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग आयंस के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा? ये इसके साथ जुटेगा H प्लस OH के साथ, OH माइनस के साथ जुटेगा, तो ये क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ रहा। तो इस तरह का जहाँ पर भी यौगिक आयंस के रूप में जब टूट रहे हों, तो उसमें आप लोग कुछ नहीं, आयन एक्सचेंज मेथड लगा दीजिए, मतलब आयन विनिमय अभिक्रिया आप करवा दीजिए, आसानी से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और भी रिएक्शंस हम लोग करा सकते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक और रिएक्शंस लिख रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस, प्लस किसके साथ करवाना है भाई? प्लस हमको करवाना है HCl के साथ,
इसके साथ करवाना है HCl के साथ। तो यहाँ पर दोनों कंपाउंड जो है हमारा वो आयन में टूटता है। ये हमारा किस में टूटेगा, एक तो Ca2+ में टूटेगा और किस में टूटेगा, OH माइनस में। ये किस में टूटेगा, ये H+ में टूटेगा और किस में टूटेगा, Cl माइनस में। ये इसका पॉजिटिव पार्ट इसके साथ जुटेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा ना भाई। तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं CaCl2 और प्लस इसके साथ जुटेगा HOH के साथ तो क्या बनेगा, H2O जुटेगा। तो ये इस तरह से जो रिएक्शंस होगा ये सब रिएक्शंस हमारा है किस पर बेस्ड, दैट इज इट इज ऑन द बेस्ड ऑफ आयन विनिमय अभिक्रिया। ये आयन विनिमय अभिक्रिया का उदाहरण हुआ। जितना भी हम लोग अभी पढ़े ये सब उदाहरण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहां भी यौगिक टूट रहा है किसमें, आयन में, ठीक है, तुरंत आयन एक्सचेंज मेथड लगा दीजिएगा, तुरंत आपका वो प्रतिफल बन के तैयार हो जाएगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा पार्ट आज खत्म हुआ। पहला पार्ट हम लोग खत्म कर लिए, एक तरह का रिएक्शंस पढ़ लिए, खूब बढ़िया से जान गए। जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट होता है तो वो वीडियो को आप पॉज करके बार बार आप लोग देख सकते हैं। अब सेकंड पर आते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जल योजित अभिक्रिया। जल योजित अभिक्रिया, जल योजित अभिक्रिया मतलब वाटर एडिशन रिएक्शंस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, वाटर एडिशन रिएक्शंस। कहीं भी रिएक्शंस नहीं हो रहा है वहां पर हम लोग क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं, एक हम उदाहरण लेंगे, मतलब इस तरह से अगर इसको परिभाषित करने के लिए कोई पूछे कि जल योजित अभिक्रिया किसको कहेंगे, तो वैसी अभिक्रिया होनी चाहिए जिसमें यौगिक जो होना चाहिए वो आयन में टूटना चाहिए। एक यौगिक होना चाहिए वो आयन में टूटना चाहिए और दूसरा यौगिक नहीं टूटे, वो ऑक्साइड के रूप में हो, तो उसमें जो अभिक्रिया लागू होगा वो जलयोजित, मतलब उसमें वाटर को ऐड करके रिएक्शंस करवाएंगे। और इस तरह से अभिक्रिया जब करवाएंगे तो उस अभिक्रिया को जलयोजित अभिक्रिया कहेंगे। उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, जलयोजित अभिक्रिया कहेंगे। और हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। जैसे अब हम लोग से पूछ देता है कि एग्जाम्पल में हम लोग बताइए कि NaOH अगर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा बाबू तब क्या बनाएगा। तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि मतलब यहाँ पर भाई अगर आयन में टूटा होता तो आयन एक्सचेंज मेथड लगा देते, लेकिन यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर तो ऑक्साइड है। तो जल्दी से फट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर एक यौगिक हमारा आयन में टूट रहा है और दूसरा यौगिक आयन में नहीं टूट रहा है, मतलब वो ऑक्साइड के रूप में है, ठीक है, और सहसंयोजक यौगिक है, तो क्या करेंगे उसको कि वो जो आयन में नहीं टूट रहा है उसमें हम लोग वाटर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, वाटर को ऐड कर देंगे, क्योंकि वाटर को यहाँ पर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल आप लोग देखिए, इस नीचे हम लोग एग्जाम्पल देखें। जैसे ये हमारे पास वाटर है, ठीक है, ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास पानी है, ये हमारे पास क्या है, पानी है। इसमें हम क्या मिला दिए, चीनी मिला दिए। क्या मिला दिए, चीनी। कुछ देर बाद ये इस तरह का घोल बन गया, ठीक है, इस तरह का घोल बन गया। किसका घोल बना, चीनी का। किसका बना, चीनी का घोल बना। चीनी क्योंकि मिला दिए थे पानी में तो चीनी का घोल बना। यहाँ भी टेस्ट जो था वो स्वीट था, यहाँ पर जो टेस्ट था वो कैसा था, मीठा। और यहाँ पर भी टेस्ट भी था, वो क्या था, मीठा। कोई फर्क नहीं पड़ा, मीठा पहले भी था और मीठा अब भी है। लेकिन कुछ देर इसको अगर हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें जो पानी था वो भाप बन के क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और जब पानी जब भाप बन के उड़ जाएगा तो सिर्फ हमारे पास क्या बन जाएगा, शुगर। क्या बन जाएगा, शुगर या फिर चीनी बन जाएगा। तो यहाँ पर पानी ऐड करने का मतलब कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पानी सिर्फ यहाँ पर एक जरिया है जिसके थ्रू हम लोग रिएक्शंस को करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, इस तरह का अगर आपको पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शंस करवा, तो कुछ नहीं भाई, इसमें H2O आप ऐड कर दीजिए। H2O ऐड कर दिए तो क्या बन गया हमारा, H2, एक C है और ऑक्सीजन 2 है, कितना हुआ, 3, H2CO3, कार्बोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब यहाँ पर ये तो आयन में टूटेगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो आयन में टूटेगा, एक तो Na+ देगा और क्या देगा, OH-। और ये क्या देगा, ये भी तो टूटेगा भाई, ये टूटेगा 2H+ आयन में और एक कार्बोनेट CO3 2- आयन में, ठीक है। तो ये हमारा
carbonic acid, and carbonic acid is also split into two ions that is called hydrogen ions and carbonate ions. दोनों आयन में टूट गया ये। अब इसका पॉजिटिव पार्ट है जो इसका नेगेटिव पार्ट के साथ जुटेगा और इसका पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ जुटेगा। अब जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस H2O। समझ में आ रहा है? तो ये मैं यहाँ पर, अब इसका कहने का मतलब कि अगर NaOH CO2 से अभिक्रिया करता है तो भी सोडियम कार्बोनेट ही बनाएगा, और अगर NaOH अगर H2CO3 से करेगा तो भी सोडियम कार्बोनेट ही बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव है दोनों, एक दूसरे के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगर CO2 के साथ आप लोग जान गए कि NaH बनाता है ये, तो H2CO3 के साथ भी यही चीज बनाने वाला है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। कुछ और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं तो और आपको अच्छा तरीका से क्लीन हो जाएगा, लफड़ा ही नहीं रहेगा। NaOH को जरा SO3 से करवाइए। SO3 हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो है हमारा बाबू वो हमेशा आयन में टूट रहा है, बट सेकंड वाला जो है वो आयन में नहीं टूट रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड दैट इज नॉट स्प्लिट इनटू आयंस, ये आयंस में नहीं टूट रहा है। तो कैसे करेंगे इसको कुछ नहीं करना है भाई। हम लोग अभी बोले कि H2O को ऐड कर दीजिए। जब H2O को ऐड करिए तो क्या बन जाएगा, H2S और O, H2SO4, ठीक है। H2SO4, ठीक है। H2SO4 आपको सभी को मालूम है कि H2SO4 किस में टूटता है, एक तो 2H प्लस देगा और सल्फेट आयन देगा SO4 2 माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉजिटिव पार्ट को इसके साथ जोड़ दो तो सोडियम जुटेगा सल्फेट के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनेगा। फार्मूला क्या होगा, Na2SO4 और प्लस क्या, इसके साथ ये जुटेगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा भाई, सिंपल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि NaOH अगर SO3 से जब रिएक्शंस करेगा तो सोडियम सल्फेट ही बनाएगा, और अगर यही NaOH अगर इसके साथ भी करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करेगा, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करेगा, तो सोडियम सल्फेट ही बनाएगा, क्योंकि ये एक दोनों के क्या है, रिप्रेजेंटेटिव हैं। जो ये पर इसके साथ रिएक्शंस करेगा और ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो दोनों में कंपाउंड जो बनेगा, प्रतिफल जो बनेगा सेम बनेगा, क्योंकि दोनों का गुण सेम है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, सभी को क्लियर आ गया। किसको डॉट है अब वो हमको आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डॉट होता है तो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं सभी को। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, वहां पर भी समझ में आएगा। जैसे NaOH हम लोग, मैंने शुरू में ही बताया था कि NaOH मैं लूंगा और उसके साथ N2O5 करवाऊंगा। NaOH को N2O5 के साथ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड बनाए, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह से लिखा है H2Cl2 जब लिखा हुआ तो इसमें हम लोग कॉमन ले सकते हैं, 2HCl लिख सकते हैं, क्योंकि H2Cl2 कोई एसिड नहीं होता है भाई। H2Cl2 कोई एसिड नहीं होता है, इसलिए उसको 2HCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 2HCl लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करिएगा आप लोग, H2O ऐड करिए। क्या करिएगा, क्योंकि एक जो कंपाउंड है वो हमारा आयन में टूट रहा है, मतलब Na प्लस में टूटेगा और क्या में टूटेगा, OH माइनस में टूटेगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या करेंगे, H2 ऐड करेंगे, H2 फिर करेंगे N2, O5 एक नीचे O6, ठीक है। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, H बनेगा, फिर N बनेगा और यहाँ पर HNO3, जिसको हम लोग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। HNO3 इज आल्सो कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, एंड नाइट्रिक एसिड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 मोर आयंस। 2 आयंस में ये स्प्लिट हो जाएगा, क्या देगा, एक तो 2H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, और क्या देगा हमारा नाइट्रेट आयन, मतलब NO3 माइनस। अब Na इसका साथ ये जुटेगा ना भाई, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस HOH के साथ जुटेगा तो क्या बन जाएगा, ये H2O। बैलेंस मैं नहीं कर रहा हूँ कहीं, मैं मेन प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो मेन प्रोडक्ट आप लोग बना लेंगे तो बैलेंस आपके हाथ में, आप लोग आसानी से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि NaOH अगर कोई भी इसका दे दे तो आप लोग N2O3 भी देगा तो भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक यौगिक है वो KH में टूट रहा है आयन में, जबकि दूसरा यौगिक ऑक्साइड का है और ये आयन में नहीं टूट रहा है, तो उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। जो भी ऑक्साइड होगा ना उसमें हम लोग क्या मिला देंगे, जल मिला देंगे। तो जल मिला देंगे तो रिएक्शंस जो करवाना होगा वो आसान हो जाता है, वो एसिड मिल जाता है और उस एसिड को हम लोग आसानी से आयन में तोड़ सकते हैं, और जब आयन में तोड़ देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखिए, NaOH को N2O3 से साथ करवाइए। NaOH को किससे कराइए, N2O3 से। जब करवाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर क्या करिएगा, ऐड H2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2N2O4। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, HNO2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इसमें 2 भाग में टूटेगा हमारा, एक तो Na+ में और दूसरा कौन सा में, OH- में। इसमें किस में ये 2 भाग में टूटेगा बताइए, एक तो H+ में टूटेगा और NO2- नाइट्राइड में, तो ये सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaNO2 बन जाएगा और साथ में क्या देगा, जल देगा। ठीक है, क्योंकि जल मिला जल देगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही भाग में टूट रहा था। अब ध्यान दीजिएगा, एक हम जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको इम्पोर्टेंट आप ऐड करिएगा। NO2 को H2O के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, क्वेश्चन ये कि NO2 का मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को H2O से जब कराएंगे तो ये क्या बनेगा भाई, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर देख रहे हैं कि आयन में नहीं टूट रहा है और H2O के साथ रिएक्शंस करवा रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को, तो किस तरह से करेंगे ये आप लोग जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन कितना है, ये बोल रहा है कि ये एसिड बनेगा, H2NO3 बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये इसके 2 अणु है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा नाइट्रोजन का नहीं होता है जिसमें हाइड्रोजन 2 होता है एसिड, कोई भी नाइट्रोजन वाला एसिड जो नहीं होता वहाँ पर हाइड्रोजन 2 होता है। ठीक है, आप लोग देखिएगा जैसे HNO3 हुआ, HNO2 हुआ, देखिए नाइट्रोजन का जो एसिड है वहाँ पर, यहाँ पर सभी में हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करते हैं, बैलेंस कर दिए 2 से। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है, 2NO2 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे। H2O जब ऐड करेंगे, और ये भी कितना का, जब ऊपर 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 अणु, तो इसका भी 2। ठीक है, तो कितना हो गया ये, 4H2, 4 हो गया, और नाइट्रोजन के हुआ तो 2, तो क्या लिखेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा आप लोग ध्यान से देखिएगा भाई, N2 नाइट्रोजन कितना है, 2, N2 और H4O4। ये सभी कुछ क्लियर है या नहीं है, ये सभी को समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन के है 2 4, हाइड्रोजन के हुआ, हाइड्रोजन में कितना हुआ, हाइड्रोजन तो 2 ही हुआ भाई, यहाँ पर 2 दूनी 4 हुआ। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर H2N2 और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और एक कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। ऑक्सीजन कितना हुआ, एक 5 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो रिएक्शंस है इसको थोड़ा हम लोग बाद में देखेंगे, इससे पहले एक आसान वाला ले रहे हैं क्योंकि इसमें ट्रिक वो फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, इसको हम लोग करेंगे। इसमें वो ट्रिक है जो वो फिट नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक दूसरा तरह का एग्जाम्पल जो लेते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे NaOH ये इम्पॉर्टेंट है, NaOH अगर Cl2 के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनेगा भाई, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्लोरीन कोई भी हैलोजन के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या बनाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि इसमें हम वाटर एडिशन रिएक्शंस हम लोग कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा H2Cl2O। अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2 है जो कॉमन नहीं हो रहा है। जब 2 कॉमन नहीं हो रहा है तो इसको क्या करिएगा कि इसमें से कोई एक फेमस एसिड निकाल दिए। तो फेमस एसिड कौन हो जाएगा, HCl हो जाएगा, इसमें से निकाल दिए H और इसमें से वो Cl हो गया, HCl, एक H बचा और एक Cl बचा और एक का O बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि HCl जो टूटेगा वो एक H प्लस में और दूसरा Cl माइनस, यहाँ पर क्या आएगा एक H प्लस और ClO माइनस में टूटेगा, ठीक है, ध्यान देना। तो एक तो कंपाउंड हो जाएगा NaCl बनेगा और दूसरा जो कंपाउंड होगा वो एक तो हमारा NaCl बन जाएगा भाई, ये ध्यान रखना, एक तो NaCl बनेगा और दूसरा कौन बनेगा NaClO और साथ में क्या बनेगा वाटर बनेगा, ये ध्यान देना। तो इस तरह से रिएक्शंस हम लोग करते हैं और इस तरह की अभिक्रिया जो होती है वो जलयोजित अभिक्रिया होती है। जलयोजित अभिक्रिया परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक आयन में टूटे पर दूसरा यौगिक आयन में नहीं टूटता है तो उसमें हम लोग जल मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं और इस तरह से जो अभिक्रिया घटित होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, जलयोजित अभिक्रिया कहते हैं। तो आजकल ये इतना ही। अगले जो 2 हमारे अभिक्रिया मेन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बच गए हैं, एक हमारा जटिल अभिक्रिया है और दूसरा हमारा कौन सा है, ऑक्सीकरण और अवकरण के आधारित अभिक्रिया के आधार पर अभिक्रिया। तो उस दोनों को हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए यहीं तक इस लेक्चर को एंड करते हैं और इसको आप लोग बार बार देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। इस पर जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होगा उस तरह का क्वेश्चंस आप करिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हमें चाहिए इजाज़त, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ओके।